लोग कल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे ना, तो उसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। जो डाउट है वो डाउट भेजो, एंड बाकी तो क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं ओपन करता हूँ असाइनमेंट। एक तो गेट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जैम के भी होंगे। तो कल कहाँ तक कंटिन्यू कर सकते? 19-20 क्वेश्चन तक गए थे। उसके आगे जो भी डाउट है क्वेश्चन नंबर चैट में लिखो या ऐसे बताओ, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 20 तक सॉल्व किया था कल। बाकी जो भी क्वेश्चन जिनके हैं, जिन्होंने सॉल्व किए हैं और जो डाउट पूछना है बताओ इस असाइनमेंट में। इसमें क्या वाईफाई कनेक्टेड है ना, तो क्या हो रहा है? हम्म इसको छोड़ देते तो। अभी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं खत्म मतलब अगर क्वेश्चंस डाउट होंगे इस असाइनमेंट में, लिमिट थ्योरम वाले जो भी असाइनमेंट है उसमें अगर डाउट है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं डाउट है तो नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब जैसे कहोगे तुम लोग। कल डाउट कर रहे थे ना, तो कल ही तुम में से कुछ बच्चा कह रहा था कि अगले क्लास में डाउट कर लीजिएगा, डाउट रह गया। तो डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो आगे मैं थ्योरी कंटिन्यू करूंगा। इसमें पूछना है कोई क्वेश्चन इस असाइनमेंट में? 26 हाँ 26 26। तो ठीक है, देखो क्या कह रहा है 26। कि n कोई नेचुरल नंबर है, x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम कॉची डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग पीडीएफ दिस, और gx डिफाइन किया है x होगा अगर -1000 से 1000 में पीडीएफ x की वैल्यू है 0 अदरवाइज। तो बताओ तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ gx निकाल सकते हो? एक तो कुछ लोग होते क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। तो पहले क्या करना हमें, हमने अभी क्या बताया आपको कि जैसे ये समेसन gx/n⁴ है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे जो भी क्वांटिटी है उसका मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, सो दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ठीक है। तो उससे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे तुमसे अगर पूछा जाए व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, कोई बताइए। ये कैलकुलेट करो, जी एक्स एक है ना फंक्शन, मतलब वो है जी एक्स का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? निकाल सकते हो, ये भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो 0 है अदरवाइज, तो मेनली तो जी एक्स की वैल्यू है ना, ये तो पी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होगा जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन जी एक्स की वैल्यू 2 पार्ट में है, तो आप इंटीग्रल को 2 पार्ट में कन्वर्ट करोगे। सो -1000 से 1000 में जी एक्स की वैल्यू एक्स है, बाकी में 0 है, तो 0 ही हो जाना है बाकी पार्ट में। तो मेनली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है माइनस 1000 के पावर एक्स इंटू 1/पाई 1 + x² dx।
अब बताओ आपको क्या लगता है ये इंटीग्रल किसके इक्वल आएगा? 0 के। हाँ, 0 के, 0 आएगा ऑड क्योंकि फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो गया आपका। तो जी एक्स का एक्सपेक्टेशन 0 हो गया। अब इसको कंटिन्यू करो, तो अब उसके हिसाब से जो हमने थ्योरम पढ़े इसको ठीक से लिखो। सो होगा क्या, है ना? चाहो तो एन उसको उधर भेज सकते हो, तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे। तो अगर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ, देखो तो ये जो लिखा हुआ है अल्फा इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये है समेसन जी एक्स आई, ये एन को उधर भेज दो, मोर देन एन की पावर 3/4 और अपॉन में 2 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, मैंने क्या किया, जस्ट ये जो एन वाला टर्म है उधर भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अच्छा, तो यहाँ तो एक्सपेक्टेशन निकाला, जी एक्स का वेरिएंस की भी जरूरत पड़ेगी। सो व्हाट इज़ वेरिएंस ऑफ जी एक्स, निकालो यहाँ से। सो ई ऑफ जी एक्स तो 0 हो गया। अब निकालो वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए जस्ट तुम्हें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर, ये निकाल लो। तो यहाँ से जब करोगे तो -1000 से 1000 एक्स स्क्वायर इंटू 1/π1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेट करके बताइए क्या आएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर कर रहा हूँ वेरिएंस निकालने के लिए। सो ये मेरे पास है, तो इसको आप इंटीग्रेट करके बताओ आप लोग क्या आंसर आएगा। 2/5 minus 2 times tan inverse of 1000। अच्छा, एक मिनट, तो उसको पहले तो 1/π बाहर कर दो, और ये इवन फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करके फाइनल बताओ। जैसे 2/π बाहर हो जाएगा, 0 से 1000, ये हो जाएगा अभी के लिए। हाँ 2 आया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 ऐड सब ट्रैक कर सकते हो न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड सब ट्रैक करोगे तो क्या होगा 1000 minus tan inverse of 100। अच्छा, सो 2/π, फिर ये है ना, ये हो जाएगा 0 से 1000 है, सो 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही बचेगा। अब इसको जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे, सो 1 का इंटीग्रेशन x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये 1000 माइनस ये tan इनवर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो tan इनवर्स 1000 रहेगा। अभी के लिए ये है, ठीक है भाई। तो ये आ गया जी ई ऑफ जी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये वेरिएंस क्या होगा, व्हाट इज़ वेरिएंस ऑफ जी एक्स, है ना? तब क्वेश्चन है कि वेरिएंस ऑफ जी एक्स कितना आएगा, वही आएगा यही वाली क्वांटिटी, क्योंकि मीन तो 0 है। तो मीन 0 है तो क्या होगा, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स होल स्क्वायर। सो यहाँ से आपके पास यही आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी जो है ना। तो ये जो आया है दिस इज द वेरिएंस एक्चुअली, ठीक है, सेम ही है। तो है ना, कहने का मतलब यही यही आपका आंसर है। तो अभी के लिए आगे अब बढ़ते हैं। अब मुझे मतलब इसके लिए इस पार्ट का आंसर ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसको कंटिन्यू करना है। सो इसमें देखो क्या करना होता है, हम लोग मीन को सबट्रैक्ट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग, चलो इसको कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। तो ये जो अल्फ़ा आपको दे रखा है, दिस अल्फ़ा इज, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ जी एक्स आई। तो यहाँ से आ गया समेशन ऑफ जी ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n माइनस मीन जो कि है 0 समेशन जी एक्स आई का मीन, और इसका जो वेरिएंस आएगा, ये तो जी एक्स का वेरिएंस है एक टर्म का, यहाँ समेशन लगा हुआ है। तो समेशन करेंगे तो क्या होगा, n टाइम हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना। तो ये रूट अंडर वेरिएंस इसका n टाइम हो जाएगा, ये 2n/π इंटू 1000 माइनस tan इनवर्स 1000, और यहाँ पे क्या था, मोर देन, यही चीज़ यहाँ भी करना होगा,
कि n की पावर 3/4/2 माइनस 0 अपॉन रूट अंडर 2n/पाई 1000 माइनस tan इनवर्स कितना 1000। अब तुम खुद सोचो, तो ये तो हो गया Zn, यही था ना हमने कि दिस क्वांटिटी माइनस है ना समेसन एक्स आई माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ समेसन जी एक्स आई। तो ये हो गया Zn, तो इसकी लिमिट हो जाएगी Z। तो यहाँ से जब कंटिन्यू करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू अभी के लिए है लिमिट n टेंस, अच्छा n टेंस हटा दो इसको, तो ये Z बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी ये हो गया Z मोर देन। अब बताओ इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद क्या आंसर आएगी? infinity. इंफिनिटी। है ना, सब लोग चेक कर लो। तो यहाँ n की पावर 3/4 है, इस n को बाहर निकालोगे तो n की पावर 1/2 होगी, रूट n है ना, तो 1/2, तो 3/4 माइनस 1/2, 1/2 इज लाइक 2/4। सो एट द एंड n की पावर 1/4 बचेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे और ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये होगा प्लस इन्फिनिटी। अब बोलो z मोर देन प्लस इन्फिनिटी क्या आएगा ये? जीरो। सो इन्फिनिटी ज़्यादा क्या ही, Zero. तो ये तो ज़ीरो हो गई। तो पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? तो आपसे यहाँ पूछा गया है जी एक्स जीरो था ना, अच्छा जी एक्स जीरो है जब, तो क्या आंसर है भाई? आंसर क्या दे रखा है, चेक कर लो। सर जीरो है सर। जीरो है, ठीक है फिर, है ना। सर कैसे जीरो है? अभी हम क्लास ज्वाइन किए हैं। हाँ तो अब रिकॉर्डिंग देखना तो समझ आएगा, है ना। सर हमको लगा लिंक आया ही नहीं था। अच्छा, सो लिंक क्या इन्होंने भेजा नहीं था? भेजा था 6 बजे, फिर आप मैसेज किए थे 6:15 में क्लास होगा, हमको लगा उसके बाद भेजिएगा। इंतजार कर रहे थे, आया ही नहीं। अच्छा अच्छा, देखो ध्यान से देखो, वैसे ही जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे ही है। समेसन जी एक्स आई का, जी एक्स का मीन निकालो, वेरिएंस निकालो, और मीन घटाया स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया तो आ गया। उसके बाद दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा ना। सर अभी एक ही सवाल बताया है। जी जी जी, अभी शुरू हुआ है जस्ट। नेक्स्ट डाउट बताओ। तो ये क्वेश्चन नंबर ही पूछा था इन्होंने, क्वेश्चन नंबर ये था 26, है ना। इसका अगला क्वेश्चन जिनका डाउट है बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैट में लिख सकते हो या ऐसे बता सकते हो। अरे भाई एलिजिबल का मतलब है कि तुम्हें इतना क्यों है, तुम मान लो एग्ज़ाम निकाल लोगे तो तुम्हें एडमिशन लेना है। मुझे लगा एग्जाम देने के लिए एलिजिबल। एलिजिबल इसलिए कह रहा है क्योंकि एलिजिबल इसलिए बोला गया है क्योंकि उनको एडमिशन देना है। तो एक्चुअली एग्ज़ाम तो उन बच्चों के लिए है ना जो, जिनको एडमिशन लेना है। तुम्हें एडमिशन, तुम्हें एग्ज़ाम क्यों देना है, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? तुम्हें बस एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम देना, तो एग्ज़ाम दो ना तुम। एलिजिबल, ऐसे तो एलिजिबल नहीं हो तुम, बिकॉज एलिजिबल का तो ये तो वन टाइम एग्ज़ाम है। जैसे गेट की वैलिडिटी 3 साल की होती है, नेट की वैलिडिटी 2 साल की होती है, जैम की वैलिडिटी 1 टाइम की है। तो 1 टाइम जिस साल एग्ज़ाम दिए उसी साल एडमिशन ले सकते हो। तो चूँकि तुम्हारा बीएससी हुआ ही नहीं है तो क्या करोगे तुम एग्ज़ाम निकाल कर? तुम्हें बस एक्सपीरियंस के लिए देना, एग्ज़ाम दो ना तुम। एलिजिबल उनका मतलब उनको एडमिशन देना है जिनको।
तुम फॉर्म भरो, जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है वो दो, है ना, बाकी अप्लाई करो। मेनली एडमिशन तो तब मिलेगा जब तुम्हारी बीएससी कंप्लीट इसका होगी। भी कुछ है बिहार में, हाँ, बिहार में EWS EWS मीन्स ये तो नॉर्मल नहीं लेगा ना स्टेट वाला, हाँ। उसका आइडिया है आपको? अरे भाई, तो स्टेट वाला नहीं है तो स्टेट में दिल्ली जाकर थोड़ी बनवाना है तुम्हें, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, ब्लॉक से जो बनता है वो तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट के लिए होता है। और जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बनेगा, आई थिंक सब डिवीज़न ऑफिसर जो होते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, इसके थ्रू जो जिसके सिग्नेचर इस पे होते हैं ना, SDM हो गया, ये हो गया, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वैलिड रहता है। सर अब आजकल ऑनलाइन बन जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो कोई भी जाओ साइबर कैफ़े में तुम आसपास के, वो तुम्हें बता देंगे कैसे अप्लाई करना है और उसके थ्रू तुम्हारा हो जाएगा। तो आजकल ऑनलाइन हो जा रहा है। एक्स्ट्रा पैसा देंगे तुरंत। हाँ, वो सब हो जाता है, वो बता देगा तुम्हें, खुद ही वो बता देगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से वो तुम्हें वो चाहिए, तो उस लेवल पे 2 स्टेप प्रोसेस शायद होता है, ठीक है ना। वो हो जाएगा, पता करो, जैसे कोई तुम्हारा सीनियर हो तुम्हारे आसपास का जिसने बनवाए हो, या हर जगह जरूरत पड़ता है ये सब चीज़ें, तो रेगुलर हर साल जरूरत पड़ती है ना। कहीं तुम एडमिशन MSc में ले रहे हो तब, PhD में लोगे तब, जॉब के लिए हर साल जरूरत पड़ती रहती है। तो उसमें तुम्हें सारा काम तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से ही हो जाएगा। तो तुम एक दिन ब्लॉक में जाओ या डिस्ट्रिक्ट में जाओ, पूछो जो लोग इस काम से इन्वॉल्व है, जो उसके आसपास जो दुकानें होती हैं कंप्यूटर वाले, उनको सब पता होता है, ठीक है ना। तो उनसे जाके पूछो, पता करो, तो बता देंगे। सर मेरा तो आ गया, अप्लाई किए थे, 12 दिन के अंदर में आ गया। इसको समझा दो, अमन को समझा दो कैसे कैसे बनाए हो, बता लेगा। नेक्स्ट बताओ भाई, 27 में F डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो? क्या कह रहा है, x1 x2 xn विद रैंडम सैंपल फ्रॉम F20 40, तो 1/n समेशन 1/xi कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी 2। तो इसमें एक सिंपल सा, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। F का हालांकि भी F डिस्ट्रीब्यूशन हमें अगला टॉपिक यही है, सैम्पलिंग, जो अगला टॉपिक सैम्पलिंग है ना, सैम्पलिंग में आएगा। तो इन्होंने सेंट्रल लिमिट थ्योरम उसको मिक्स कर दिया। तो तुम लोगों ने चूंकि सैम्पलिंग नहीं पढ़े हो, तो यहाँ क्या होता है कि जैसे यहाँ xi का डिस्ट्रीब्यूशन है, F डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 20,40। तो 1/xi का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आइडिया किसी को बताओ? सर डिग्री चेंज हो जाएगा, 400 कितना है, 40 और 20 हो जाएगा। सर N2/N2 - 2 हो जाएगा, जिसका मीन। ये चेक कर लो एक बार बाकी लोग। नहीं सर, N2 बाई N2 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 20 - 2, एक बार चेक करो बाकी लोग। तो कितना आ जाएगा मीन, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये जो कह रहा है, तुमने क्या पढ़ा, देखो मान लो इसका नाम मैं YI रख देता हूँ अभी के लिए। तो ये क्या है, 1/n समेशन YI, I फ्रॉम 1 to n। तो ये है तुम्हारा YI, 1/xi को मैंने YI रख दिया। तो इनडायरेक्टली ये समझो कि E ऑफ Y निकाल रहे हैं हम, है ना, या E ऑफ YI। सो बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर 1/n समेशन YI, इसी को बोलते हैं Y बार। So this converges in probability to what? एक्सपेक्टेशन। है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Y, और एक्सपेक्टेशन ऑफ Y कितना आया हमारे पास, यही तो एक्सपेक्टेशन ऑफ Y। तो इसका आ गया 20/18। अगर इसी में ये पूछा होता कि 1/n समेशन xi, सो ये कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी टू EX, और EX होता, क्योंकि X का डिस्ट्रीब्यूशन ये था, तो इसका आता 40/38। तो इसका आंसर ये होता।
और ये y जो है 1 बाई, यहाँ y मैंने नाम दिया है 1/x को, ठीक है ना। तो ये थ्योरम होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का कि xi का ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1/xi का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उससे बस तो इसका मीन यहाँ ऐसा पूछता था, ये इसके अकॉर्डिंग आंसर आता। ऐसा पूछा है yi, मैंने इसका नाम दिया है तो वैसा आंसर 20/18 इसका आंसर है। देख लो सिंप्लीफाई करके ही मजा है, इसमें कुछ खास नहीं है। दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो ये पता होना चाहिए और दूसरा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो थ्योरम है ना, इसी थ्योरम का नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ex, ठीक है। तो इस पे है सिंपल। गया आवाज। हाँ, अगर सर वेरिएंस पूछेगा तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस क्यों पूछेगा तुमसे? कहाँ वेरिएंस पूछ रहा है? नहीं अगर पूछेगा तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर पूछेगा तो वैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका फॉर्मूला होता है ना वेरिएंस का, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि नहीं? होता है सर। फिर तो वेरिएंस पूछेगा तो वेरिएंस बताओ, क्या दिक्कत है? मतलब प्रॉब्लम थोड़ी है, जो पूछेगा वो बताएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अभी मीन पूछा, मीन बता रहा है, जब वेरिएंस पूछेगा वेरिएंस बताएंगे, तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है कुछ। और कोई डाउट है किसी को इसमें? क्या हाँ भेजा सर है? डाउट है सर 21, 21 22, 25। क्या डाउट है भाई तुम्हारा? इसमें सब तो एक जैसा ही क्वेश्चन है, तुम्हारा डाउट कहाँ आ जाता है? ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही तो हैं, इसमें कहाँ डाउट आ गया तुम्हें बताओ? सर सेकेंड स्टेप कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप तो आ गया था लेकिन सेकेंड स्टेप आ ही नहीं रहे। वो फर्स्ट स्टेप में क्या समझ आ गया था? वो निकाले वो कितना आया था जो 0.3085 आ गया था, 50.5 का वैल्यू आ गया, बाकी सेकेंड स्टेप नहीं है। ये सब आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना थोड़ी है, सिंपल। तुम्हें एक रिजल्ट पता है। देखो जितने क्वेश्चन इसमें दो ही थ्योरम मेनली है ना, ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, इसी दोनों पे सारे क्वेश्चन है। तो सब क्वेश्चन एक जैसा ही है। मुझे पता है कि एक्स एन माइनस मीन ऑफ एक्स एन का मीन कितना है? n/4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? n/p/q, तो n इंटू 1/4 इंटू 3/4, so 3n/16। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0, 1। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इससे हो जाएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें क्या ही नया है? और इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू प्रोबेबिलिटी xn माइनस n/4, तो लिखा ना वेरिएंस इसका npq, और ये आ जाएगा रूट अंडर 3n/16 लेस देन इक्वल टू। तो वही चीज़ यहाँ भी करो, xn we are random variable having distribution this then, तो इसको अप्लाई करो, क्या आएगा? तो 2n माइनस रूट अंडर 3n अपॉन 8, इसमें घटाओ n/4 और इसको डिवाइड करो रूट अंडर 3n/16 से। अब इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इसमें लिमिट तो लगाना है, पहला पार्ट कर रहा हूँ, पहला टर्म जो है उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसमें लिमिट लगाने हैं। पहले पार्ट को पहला सॉल्व कर लो, क्या आता है। सिमिलरली दूसरे पार्ट में यही चीज़ दूसरे पार्ट में करो। दूसरे पार्ट में क्या है? प्रोबेबिलिटी xn माइनस n/4 ऐसा बनाना है इसको, रूट अंडर 3n/16, ये लेस देन यहाँ पे क्या करना है, इधर क्या पहले से है देखो, यहाँ पे 3n/3 है ना, तो n/3 माइनस n/4 अपॉन रूट अंडर 3n/16, यही चीज़ यहाँ पे करो। तो इधर क्या दे रखा है? n/6 माइनस n/4 अपॉन रूट अंडर 3n/16। अब लिमिट निकालना आता है भाई, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आना चाहिए अगर लिमिट निकालना तुम्हें आता है तो। सर एक फॉर्मूला लिखे थे सिग्मा बाय रूट के अंदर कहाँ गया? कौन से फॉर्मूला देखे थे तुम? सर वही सिग्मा बाय रूट के अंदर n लिखे थे और वेरिएंस की जगह पे।
एक तो रट्टा उट्टा मारने के चक्कर से बाहर निकलो, ठीक है ना। नहीं समझने सर अब समझने में फोकस करो। यहाँ क्या है हमारे पास, ये क्या है? सर फर्स्ट वाले का 0.5 आ रहा है, जिसका 0.69 है, और सेकंड वाले का 1 आ रहा है, मीन्स ऑप्शन है। हाँ जी भाई नवल, मैं कह रहा हूँ रट्टा मारने पे कम और समझने पे ज़्यादा फोकस करो। सर एक फॉर्मूला लिखे थे आप, एक्सएन माइनस म्यू बाई सिग्मा रूट के अंदर, सिग्मा बाई रूट के अंदर एन। कहाँ लिखा था, दिखाओ फोटो भेजो जरा, स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने ऐसा मैंने कहाँ लिख दिया? मतलब आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा, 5 of minus 2 आधा अधूरा ज्ञान ना बड़ा खतरनाक होता है। मैंने ये लिखा था कहीं पे कि एक्स एन माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, कहाँ लिखा है ऐसा, दिखाओ जरा मुझे, ऐसा मैंने कहाँ लिख दिया? सर वहाँ एक्स बार है वहाँ। वही ना, एक्स बार और एक्स एन में कोई डिफरेंस नहीं है, हैं? समझने में फोकस करो ना। ये चीज और ये चीज सेम दिख रहा है तुम्हें? यहाँ एक रैंडम वेरिएबल है, यहाँ एन रैंडम वेरिएबल का एवरेज है, सेम कैसे है दोनों? तो मैं तो कई बार चीजें समझाया हूँ ना कि जो यहाँ पे है उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। तो जो यहाँ पे है उसका मीन, तो एक्सन एक रैंडम वेरिएबल है तो इसका मीन म्यू होगा और इसका यहाँ पे सिग्मा होगा। सो अगर एक्सन है तो एक्सन माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होगा, और यहाँ एक्स बार है तो एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन होगा। इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल सी वजह ये है कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन है वो म्यू होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स एन है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो एक्स एन होगा वो सिग्मा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार जो है वो म्यू है, वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो होता है वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार जो होगा वो सिग्मा बाई रूट एन होगा। और लास्ट क्लास में मैंने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक तो पहली बात, अगर चीज़ों को ढंग से समझना है ना तो जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में कराता हूँ, क्लास के बाद उन क्वेश्चंस को खुद से तुम सॉल्व करके देखो कि क्या तुम खुद कर पा रहे हो। और बिलीव मी, क्लास से पहले जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ है ना, अगर मैंने क्लास में कर भी दिया है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुमसे तब भी सॉल्व नहीं होगा क्लास के बाद भी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मतलब मान लो क्लास के पहले जो क्वेश्चन तुम्हारे 10 डाउट थे और मैंने क्लास में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तुम उन्हीं 10 क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखो, क्लास के स्टिल बाद उस 10 में से 8 डाउट तुमसे सॉल्व नहीं होगा। मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन कम से कम तुमसे फिर भी सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज मैंने सॉल्व किया है। तो तुमने उसको ज़्यादा सीखा नहीं, तुमने बस सॉल्यूशन देख लिए। तुम्हें आएगा तब जब तुम खुद ट्राई करोगे, सीखोगे कि जो पहले प्रॉब्लम थी उसको तुम सॉर्ट आउट करोगे। तुम कल के क्वेश्चन जाके देखो, कल वाले क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कल, लेकिन तुमने उन क्वेश्चन तो खुद किए नहीं, तो तुम्हारा वो डाउट ही रह गया कि एक्स बार और एक्सन का तुम्हें डिफरेंस क्लियर ही नहीं हुआ। मतलब कल की क्लास के पहले भी तुम्हें नहीं पता था एक्स बार और एक्सन में क्या डिफरेंस है, और अभी भी नहीं पता है, 4 दिन बाद भी पता नहीं होगा, अनटिल तुम खुद से उसको सॉल्व करो और सीखोगे कि पहले गलती कहाँ थी। मतलब अपनी कमियों पे काम नहीं करो। तुम्हें अगर ये लगता है कि सर ने सॉल्व कर दिया और हमारा हो गया, तो ऐसा नहीं है। ऐसा तब होगा जब तुम खुद सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम पहले कहाँ गलत कर रहे थे और अब कहाँ तुम्हें सीखना है। और अगर तुमने उस पर काम नहीं किया तो जैसे पहले थे वैसे बाद में रहोगे। वीडियो देखने से थोड़ी कुछ आ जाता है, आएगा जब तुम खुद सॉल्व करके देखोगे। कोई क्वेश्चन उठाए, उसको तुमने सॉल्व किया और तुमसे सच में सॉल्व हो गया, वो क्वेश्चन जो तुमसे पहले नहीं हो रहे थे, क्लास के बाद इंडिपेंडेंटली तुम अगर सॉल्व कर पा रहे हो, आंसर निकाल पा रहे हो, तब तुम सीख गए। ये नहीं है कि सर ने सॉल्व कर दिया तो मुझे आ गया, ऐसा नहीं होता भाई। जब तक तुम खुद सॉल्व नहीं करोगे तुम्हें कैसे पता तुम्हें आया कि नहीं आया? सॉल्व करके चेक तो कर लो कि तुम्हें सॉल्व करना आया कि नहीं आया। ठीक है भाई। हाँ सर अब और तो दिस हो विल ऑल्सो जाएगा। कन्वर्ट, दोनों नॉर्मल 0-1 पे ही कन्वर्ज करेगी। बोथ विल कन्वर्ज टू नॉर्मल 0-1, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल तो वैसा होगा। उसको लगाओ, ठीक से सॉल्व करो। सर फर्स्ट वाले का 5 माइनस 0.5 आता है। अच्छा, क्या 5 माइनस मतलब? 5 माइनस 0.5, अच्छा, 5 ऑफ सीडीएम वाला माइनस 5। 5 ऑफ माइनस 1/2 ये कह रहे हो? हाँ, और सेकंड वाले का 1 प्लस 1, अच्छा, टोटल वैल्यू आ जाती है 1.3। हाँ ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, उसको तुम यूज़ कर सकते हो। इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस 5 ऑफ हाफ प्लस 1,
तो 2 माइनस 5 ऑफ हाफ, है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ दे रखी है ना, बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, वरना एक ही वैल्यू देगा तुम्हें पता चल जाएगा यही यूज़ करना है। तो इसलिए इसने 4-5 वैल्यूज दे दी। अब तुम्हें देखना है कौन सा तुम्हारे लिए यूज़फुल है। तुम्हारे लिए ये यूज़फुल है, इसको पुट करो, ठीक है। तो ये जब भी जरूरत पड़ेगी फाई की वो तुम्हें गिवन होगा, उसको यूज़ करो यहाँ पे, तो पुट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। सर ये हो गया, थोड़ा 21 नंबर देखिएगा, वो उसी तरह आएगा। सब उसी तरह है भाई। कल जितने क्वेश्चन मैंने डाउट क्लास में कराए हैं उन्हीं क्वेश्चन को तुम खुद से एक बार सॉल्व कर लोगे ना, तो बाकी सारे डाउट तुम्हारे खुद ही क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ है। लेकिन जैसे कहीं भी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल तुम देखते हो, तुमने एक बार देख लिया सॉल्यूशन में क्या किया है, उसको बंद करके ना तुम अब खुद से सॉल्व करके देखो कि जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है तुम आंसर तक कर पा रहे हो। कई बार सॉल्यूशन देख के लगता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और जब वही क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे बिना सॉल्यूशन देखे तुमसे नहीं होगा। अगर तुम कर पा रहे हो बिना सॉल्यूशन देखे तो इसका मतलब तुम सीख गए। और यही ज़रूरत है, तुम्हें क्वेश्चन मतलब समझना है कि क्या चीज़ तुम्हें नहीं पता है। सॉल्यूशन देख एक बार देख लिए, तुम्हें लगा ऐसा किया होगा, तुम उसको बंद करके फिर से सॉल्व करके देख लो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उससे तुम्हारे दिमाग ना फिट होगा कि नहीं ऐसे सॉल्व करने हैं, तो पैटर्न उससे ऐसे डेवलप होगा। तो वैसे ही है, इन सब जो क्वेश्चंस कल मैंने कराया वही दोबारा करो। ये क्यों करता हूँ, एक असाइनमेंट को 4 बार सॉल्व करो, इसीलिए ना भाई कि पहली बार में गलतफहमी रह गई होगी तुम्हारी कि ठीक है हो गया, दूसरी बार में गलतफहमी क्लियर हो जाएगी, तीसरी बार में क्लियर हो जाएगी, इस तरह से, है ना। मतलब अक्सर मैं बच्चों को देखता हूँ एग्जाम से पहले उसको लगता है सारे आंसर याद हो गए, और बाद में वही क्वेश्चन उससे हो नहीं रहे होते हैं। हर क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे सॉल्व होगा। नेक्स्ट कौन सा है? 21 ये भी सेम ही है। क्या करना है यहाँ पे, x की जगह 6/4 आ गया, तब तुम्हें क्या करना होगा, मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि क्या करना होता है कि जस्ट तुम्हें यहाँ पे क्या अप्रोच यूज होगा, सर स्टार्टिंग है ना इसलिए तो गलतियां होते रहता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, गलती करना गलत थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ गलती को दूर करो, नहीं गलती करोगे तो एग्जाम तक यही गलतियाँ कैरी होंगी, यही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। गलती करना कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक सब करते हैं, बट उसको ठीक करो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यू वर्क ऑन दैट। सो दिस माइनस इसका मीन निकालो, क्या होगा इसका मीन, ये जो भी क्वांटिटी इसका जो मीन होगा 3n इसका क्वांटिटी का मीन निकालो, तो उससे पहले तुम्हें एक सांस निकालना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल 0 1 है, तो x जो है अभी के लिए मैं मान लेता हूँ नॉर्मल 0 1 है, तो e ऑफ x की पावर 4 कितना होता है, ये मैंने बताए थे 1 × 3, यही ना। सो ये 3 आएगा, ये x4 का, तो इसका मीन निकालोगे समेसन लगाने के बाद, तो इसका मीन होगा 3n/। अब बताओ वेरिएंस ऑफ x4 क्या होगा, पहले तो मुझे x4 का वेरिएंस चाहिए। सो मुझे क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ x की पावर 4, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x की पावर 4 निकालो, क्या होगा, तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका क्या होगा, ये एक्सपेक्टेशन x की पावर 8 माइनस e ऑफ x की पावर 4 का होल स्क्वायर, यही है। तो क्या आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लो, तो वेरिएंस ऑफ x की पावर 4 ये होगा e ऑफ x8 होगा 1 × 3 × 5 × 7, इसका स्क्वायर माइनस वो तो ऑलरेडी आ चुका है 3 3 3 या 9, कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको। अच्छा सॉरी स्क्वायर क्यों होगा, स्क्वायर नहीं ना, स्क्वायर तो वहाँ था, सर स्क्वायर नहीं है, 96 होगा। ठीक है ना। सो ये बस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे जस्ट e ऑफ x की पावर 8, तो 1357 हो जाएगा। सो 105 माइनस 9, ठीक है, कितना 96 4 या 6, ठीक है ना। 6 हाँ तो 96 हो गया, तो ये जो x4 है उसका वेरिएंस 96 है, तो समेसन x4 में ईच टर्म का 96 ऐड हो जाएगा, तो 96n इसका वेरिएंस है, उसका रूट ले लिया। दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, ये है जो भी यहाँ पे है उसका मीन घटाओ और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो,
सो दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। अब हो तो गया। अब यहाँ 32 है, 32, इसको बनाओ 96 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? √3 सो दोनों तरफ √3 से डिवाइड कर दो। सो √3 से डिवाइड करोगे तो यही बन जाएगा, है ना। अगर √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने तो यहाँ √6 अपॉन √3, और यहाँ भी √3 से डिवाइड 32 इंटू 3, तो ये Zn बन जाएगा। और Zn की लिमिट Z होती है, तो Z लेस देन इक्वल टू √2, तो आंसर इज 5 ऑफ √2। ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या ही था, मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन एक जैसा ही है, तुम ठीक है समझ गए। जो भी क्वांटिटी है उसका मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डिवाइड करो, ये Z बन जाएगा। तो ऐसा बनाओ इसको। तो यहाँ 96 बनाया हमने, √3 से डिवाइड करके इसको Zn नाम रख दिया, यही चीज़ Zn है। दिस इज योर Zn। और Zn की लिमिट क्या हो जाती है? Z हो जाती है। जो Zn की लिमिट है वो Z है एज पर सेंटर लिमिट थ्योरम। तो इसकी जो लिमिट लगाएंगे इंटेंस इन्फिनिटी वो Z हो जाएगी। ठीक है भाई। सॉल्व करो, इन्हीं असाइन के हैं, कई बार सॉल्व करो या सारे क्वेश्चन दोबारा समझ आएगा। क्या रह गया अब? किसी का कुछ रह गया इसमें? है ना, इसको 2-3 बार, इसमें कुछ नहीं, सारे असाइनमेंट 2 ही कॉन्सेप्ट मेनली है ना, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, सेंटर लिमिट थ्योरम या फिर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, इसी पे सारे क्वेश्चन है। ये सब सॉल्व कर लेना, वो सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे उस पे हो, है ना। जैसे ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, ये कर सकते हो इजीली। ये जैसे कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली टू, तो ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस जैम में नहीं है, गेट में है ना। ये जो क्वेश्चन लिखा ना, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, तो ये ऑलमोस्ट श्योरली सिर्फ गेट और नेट में है, जैम में नहीं है। तो इसका कोई क्वेश्चन जैम में नहीं आएगा। फिर यहाँ जैसे क्वेश्चन है, ये सब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, ये भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही क्वेश्चन है। ये सब ट्राई कर लेना, डाउट होगा तो पूछना, ये सब सॉल्व करो। ये ऑलमोस्ट श्योरली वाले क्वेश्चन छोड़ देना, जो ऑलमोस्ट श्योरली वाले होंगे। ये भी है ना, कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली, तो ऑलमोस्ट श्योरली वाले छोड़ दो क्वेश्चन। बाकी ये तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ये जैम में नहीं है, तो इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये सब छोड़ देना जो सिलेबस के बाहर है, जैम के बाहर। कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम या जस्ट कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पे है ना। चलो अभी के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं अगले कॉन्सेप्ट, मान लो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें सॉल्व करना हो, कल मैंने एक फॉर्मूला बताए थे ना तुम लोगों को CDF ऑफ, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये जैम में भी क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा हुआ था, जहाँ पे मैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से 4 फॉर्मूला लिखा था, उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड था, और ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। तो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मैं अगली थ्योरी स्टार्ट करूँगी। ये जरा सॉल्व करो तुम लोग, और ये ऑलरेडी मैं कल कर चुका हूँ सॉल्व जैम के क्वेश्चन के थ्रू।
देखो तो क्या बोल रहा है ये कि जो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है माइनस लॉग n, कल यही क्वेश्चन तो किया था मैंने, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, ठीक है, और जहां पे x1 x2 xn क्या फॉलो कर रहा है, x1 x2 डॉट डॉट xn हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मैक्सिमम ऑफ ऑल, सो दिस इज nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बताओ, व्हाट ये क्या कहना चाहता है कि ये रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है, ये z नॉर्मल नहीं है, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे z नॉर्मल है, z कोई भी रैंडम वेरिएबल, इसने थोड़ी कहा, इसने कहा है बस कि z इज अ रैंडम वेरिएबल टू विच दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन मीडियन ऑफ z इक्वल्स, तो आपसे पूछ रहा है मीडियन ऑफ z क्या होगा, तो पहले z का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा तो z का मीडियन भी आ जाएगा, या कई सारे तरीके हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन है, कब हम बोलते हैं कोई रैंडम वेरिएबल xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, इसका क्या मतलब है, सर एक्सन की CDF की लिमिटिंग वैल्यू वो उसके जेड की तरफ कन्वर्ज टेंड करेगी, z के CDF के इक्वल ना, CDF के। हाँ। तो इसका मतलब इसका जो CDF होगा, सो CDF ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस लॉग n, ये एक रैंडम, इसका नया नाम रख दो, अगर दिक्कत है मान लो tn है, t है, सो t कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, इसका मतलब t का जो CDF है उसकी लिमिट निकालेंगे तो z के CDF के इक्वल आएगी, और z यहाँ ऐसा अज्यूम नहीं करना, ऐसा नॉर्मल है जी। सर आज आप क्वेश्चन से करवाओगे क्या? नहीं नहीं, अभी मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा अभी इसके बाद, तो यहाँ से ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू, मान लो अभी के लिए क्या ले लूँ मैं, कुछ ऐसा नंबर ले लो, बजट से x ले लो, तो दिस विल बी इक्वल टू CDF ऑफ z, है ना, यही हो जाएगा CDF ऑफ z एट x, ये डेफिनेशन है, ये CDF ही लिखा है मैंने, इनडायरेक्टली CDF ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कल हमने फॉर्मूला बताए थे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू x प्लस ln n, ये इक्वल है CDF ऑफ z विथ वेरिएबल x ले रखा है मैंने। अब बताओ, कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF का क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज एक्चुअली CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एट नंबर x प्लस ln n, ये है, ये वही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के जैसा है जिसका आंसर कल आया था e की पावर माइनस e की पावर माइनस 2, वही क्वेश्चन है सेम। तो अब जो लोग रिवाइज करते हैं उनको इजीली समझ आएगा, जो रिवाइज नहीं करते वो तो भूल जाओगे, तो मतलब उसी को खुद से सॉल्व करोगे एक बार बाद में ना, तो ज़्यादा तुम्हें सर ये लॉन्ग हो जाएगा सर। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, तो CDF ऑफ z इसकी पावर x। अब क्वेश्चन ये है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF का फॉर्मूला कल मैंने लिखाए थे, सो व्हाट इज द CDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्या फॉर्मूला था उसका, n into fx to the power n minus 1 into CDF PDF बता रहे हो आप, CDF उसका पावर n हो जाएगा। तो जो सैंपल है उसके CDF का पावर ये n हो जाता है जस्ट, तो ये xn nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यहाँ x रैंडम वेरिएबल जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ से रैंडम सैंपल लिया गया जो कि एक्सपोनेंशियल 1 है, यहाँ पे कल भी एक्सपोनेंशियल 1 ही था वहाँ भी, तो दिस इज CDF ऑफ z एट x। अब तो यहाँ से देखो सैंपल का पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्सपोनेंशियल 1, एक्सपोनेंशियल 1 में CDF क्या होता है, ये जो एक्सपोनेंशियल 1 है तो इसका जो CDF आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये पुट कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर दोगे, सर ये तो वहां से निकल आती है ना कि मैक्सिमम अगर किसी वैल्यू से छोटा होगा तब उसके सारे मतलब x1 x2 xn सारे टर्म्स वो वैल्यू से पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा होगा, तो इसलिए पावर n। जी तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ln n
इस पूरे की पावर n, ये इक्वल है CDF ऑफ z एट x। अब ये लिमिट निकाल लो। देखो अभी मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक z का CDF निकाल आएगा, फिर CDF से मीडियन आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी क्या आएगी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस ये आएगा e की पावर माइनस x और e की पावर माइनस लॉग n, और e की पावर माइनस लॉग n इज नथिंग बट 1/n। ठीक है भाई, तो यहां से क्या आ गया, दिस इज द CDF ऑफ z एट x। अब बताओ इसकी लिमिट कितनी निकल के आएगी, e to the power e raised to minus of e -x. to the power minus x। e टू पावर माइनस ऑफ e टू पावर माइनस x। कल बस x की जगह 2 था उस क्वेश्चन में, 2 था हाँ। है ना, तो e की पावर माइनस e की पावर माइनस 2, ये आ गया CDF ऑफ z एट x। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि, है ना, यही है। सो अब आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द मीडियन ऑफ z। देखो आगे इसी को कंटिन्यू करता हूँ। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज मीडियन ऑफ z, z का मीडियन क्या है। सो व्हाट इज मीडियन ऑफ z हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। सो CDF निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर मुझे z रैंडम वेरिएबल का CDF पता चल गया, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, CDF equals to half। CDF को हाफ के इक्वल रख दो। हाँ, तो आप CDF को हाफ के इक्वल रख दो यहाँ पे। तो CDF को जब हाफ के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो CDF ऑफ x हमारे पास आया e की पावर, यही है ना, माइनस ऑफ, अब इसको हाफ के इक्वल रखो, इसको हाफ के इक्वल रखोगे तो क्या आंसर आएगा, क्या निकाल पाओगे। 0.36 आ रहा है। 0.36। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले तो लॉग ले लो, तो दोनों तरफ लॉग लगाओगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस ln2, माइनस काट दो तो e की पावर माइनस एक्स इज ln2, फिर लॉग लगाओ तो माइनस एक्स हो जाएगा ln of ln2। ln ऑफ ln2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ ln2। अब कैलकुलेटर यूज करो और बताओ क्या बता रहे हो भाई, 0.36। हाँ देख लो बाकी लोग। सो दिस इज द आंसर। सो यहाँ तक तो हमने कल भी किया था, इसमें मतलब रिवीजन करोगे तो मैं लॉन्ग टर्म तक याद है, मैंने क्लास में एक बार जो क्वेश्चंस कराए, क्लास के बाद उन्हीं क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो इमिडिएटली, तो एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाए वो तो क्लियर हो जाएगा ना, तब नई चीजें करो। कल भी हमने ये प्रोसेस कल भी किया, देखो कल के क्वेश्चन में सेम चीजें कल किया हमने। तो वहां बस आंसर आया था e की पावर -2, एक्चुअली वहां यही पूछा गया था उस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे मीडियन पूछ लिया था, CDF आ गया और मीडियन निकाल लिया, देख लो, ठीक है। हाँ हाँ जी, अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स दोबारा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स कम टू दिस पार्ट, ठीक है। सो इस पार्ट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो। सो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कि डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब CDF, PDF, IID केस के लिए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में CDF, PMF, PDF ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मीन्स nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम। तो स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम 1 और लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम 1। तो उसके आपको CDF, PMF, PDF निकालना है फर्स्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस दोनों के लिए। तो ये हो गया ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इतना। फिर आता है सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर एक बार देखना है क्या होता है, डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ PDF ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो
है ना, विथ MGF। तो ये बता रहा है कि कैसे काई स्क्वायर एन आया, तो उससे वो गामा से ही आ जाता है, तो उसके थ्रू देख लेते हैं। या फिर है ना, या तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के थ्रू जा सकते हैं या गामा के थ्रू आ सकते हैं, दोनों से काई स्क्वायर डिराइव किया जा सकता है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर जो है काई स्क्वायर 1 फॉलो करता है, उसको ऐड कर लेंगे तो काई स्क्वायर एन हो जाता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका काई स्क्वायर का, ये गामा n/2 1/2 काई स्क्वायर एन है, तो उस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, डिराइव करो यूजिंग MGF आ जाएगा। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ नॉन सेंट्रल नहीं पढ़ना आपको, नॉन सेंट्रल आगे आएगा MSc में जाओगे उसके बाद, तो यहाँ सेंट्रल ही पढ़ना है। तो जो है एक्चुअली जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो, अगर नहीं लिखा हुआ है सेंट्रल नॉन सेंट्रल, सिर्फ लिखा हुआ है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मीनिंग होता है सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिर्फ काई स्क्वायर लिखने का मतलब सेंट्रल ही है। सर काई स्क्वायर 2n मतलब IID होता है एक्सपोनेंशियल n/2 पे। काई स्क्वायर 2n नहीं 2, IID कैसे हो गया वो? तो एक्सपोनेंशियल 1/2 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल n/2। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तुम चेक कर, ऐसा ना जरूरी थोड़ी है। तुम खुद, और ये तुम जो मुझसे पूछ रहे हो, तुम एक बार एक्सपोनेंशियल जो तुम कह रहे हो उसका PDF लिखो, और काई स्क्वायर का PDF पता ही है तुम्हें, कंपेयर करो क्या वो सेम आएगा। काई एक्सपोनेंशियल 1/2 में n तो कहीं है ही नहीं, और काई स्क्वायर 2n में n आएगा, तो इक्वल कैसे हो सकता है दोनों? ठीक है, तो फिर आगे वही देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल काई स्क्वायर, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव में वही है जो पहले लिखा चुका हूँ कि काई स्क्वायर n1 प्लस काई स्क्वायर n2 जो रैंडम वेरिएबल है, तो जो सम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा काई स्क्वायर n1 प्लस n2 हो जाएगा, तो वही है। फिर आगे लिमिटिंग फॉर्म ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग फॉर्म में ये है कि वही जैसे n बहुत लार्ज होगा तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लगेगा, तो नॉर्मल n, 2n टाइप का हो जाएगा लार्ज n के लिए, या वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम के थ्रू x माइनस n अपॉन रूट 2n विल फॉलो नॉर्मल 0 1। फिर काई स्क्वायर के बाद आएगा सेंट्रल स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना मतलब ये स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्यों नाम दिया स्क्वायर का? स्टूडेंट्स क्यों नाम दिया, आई थिंक जो इसने ये डिराइव किया ना, तो उस टाइम कहीं जॉब वॉब करते थे, तो वो ऐसा कुछ स्टोरी है इसके पीछे कि लाइक सो दे वर नॉट अलाउड टू, होता नहीं कहीं जगह तुम एक काम कर रहे हो दूसरा काम करना अलाउड नहीं है, तो उस तरह से ये मुझे लगता है उस समय बहुत, उस समय जब ये डेरिवेशन चल रहा था, सो वो जो जिन्होंने डिराइव किया उन्होंने एज अ कहीं जॉब कर रहे थे, तो बाद में साइड में वो रिसर्च भी कर रहे थे, तो उन्होंने जब पेपर शायद पब्लिश किया तो इसी स्टूडेंट के नाम से पब्लिश, अपने नाम से नहीं, जस्ट स्टूडेंट के नाम से पब्लिश किया था, तो इसलिए इसका नाम स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तुम्हें इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में हमसे ये नहीं पूछेगा स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नाम है, नाम कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, PDF पता होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसका कोई वो नहीं है। तो ये डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ PDF ऑफ सेंट्रल स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मतलब ये आया कैसे, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिराइव हुआ, तो वो तुम्हें स्टोरी समझनी है। और फिर प्रॉपर्टीज एंड लिमिटिंग फॉर्म ऑफ सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस MGF देख लो, और फिर ये है कि लिमिटिंग फॉर्म यही है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाता है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम इस, यहाँ n समझ लो पैरामीटर है, जैसे बाइनोमियल NP होता है उस तरह से, सो अभी के लिए आप अज्यूम कर सकते हो n इज लाइक पैरामीटर, जिसको आप फिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड वो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, फिर आपके पास क्या है, मतलब n बहुत लार्ज होगा तो टी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 बन जाती है, काई स्क्वायर भी नॉर्मल बन जाएगी n बहुत लार्ज है, तो बाइनोमियल भी नॉर्मल बना रहे थे हम जब n लार्ज है, पोजीशन में लैम्डा लार्ज है तो वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से हो जा रहा था, तो वही चीज़ है कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाता है। फिर आगे क्या दे रखा है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आता है सेंट्रल F डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो क्या है स्नेडेक और सेंट्रल F डिस्ट्रीब्यूशन, तो जस्ट F डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे। तो F डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है, मतलब वही PDF क्या है, और वही बाकी डेरिवेशन ऑफ PDF ऑफ दिस सेंट्रल F डिस्ट्रीब्यूशन विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ दो पैरामीटर है MN, है ना, तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला है M और N। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल F डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आज एक क्वेश्चन में देख रहे थे ना, सो प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेसिप्रोकल, यही थ्योरम हमने यूज किया है कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है F डिस्ट्रीब्यूशन विथ MN डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 1/x जो कि रेसिप्रोकल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वो चेंज हो जाएगा जस्ट ऑर्डर, तो NM हो जाएगा, वही कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ
एफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन रिलेशनशिप बिटवीन टी एफ एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लिखा इतना लंबा चौड़ा है बहुत छोटी, इसमें कुछ खास नहीं, आपको समझना है। इसमें 4 चीजें मेनली है ना, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये 4 चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। सर इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फेरेंस मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास पूरे पॉपुलेशन का आइडिया नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए, उसके आधार पे तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, ये इन्फेरेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए, हाँ जैसे टॉपर टॉक्स में बोलते हैं कि इन्फ्लुएंस पार्ट बहुत मतलब जरूरी इम्पोर्टेंट है तो जानने इन्फेरेंस के ये लिए। है ना। इन्फेरेंस ऐसे तो ये सैम्पलिंग, एस्टिमेशन और टेस्टिंग, ये तीनों इन्फेरेंस पार्ट है। मेनली इन्फेरेंस का मतलब ये है, तुम अगर कोई स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की बुक उठाओगे तो उसमें मेनली एस्टिमेशन और टेस्टिंग होते हैं। ये तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग टॉपिक है, तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसमें एन पे कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो सैंपल साइज पे चीज़ें डिपेंड कर रही है ना, कि एन तुम क्या ले रहे हो, या एन नंबर्स पे डिपेंड, इसलिए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है। ये लार्ज सैंपल थ्योरी में ये सब आते हैं, तो उसमें एन पे कहीं ना कहीं, तो ये मेनली एस्टिमेशन और ये टेस्टिंग, ये आएगा तुम्हारा इन्फेरेंस में। तो इन्फेरेंस मतलब जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तुम, एस्टिमेशन और ये टेस्टिंग जो आएगा ये आएगा, ठीक है। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ मेनली यहाँ से ना ये थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ तक मेनली तुम अगर कोई प्रोबेबिलिटी की, जैसे एक बहुत अच्छी बुक है ना, अ फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी बाय सेल्डन रॉस, तो उसमें देखोगे उसका बुक यहीं पे खत्म हो जाता है। सेल्डन रॉस की जो बुक है, मतलब बाकी ब्रीफली जो बता रखा है डिटेल में यहीं तक है। उस बुक में उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया होगा अपना बुक, है ना, जो सेल्डन रॉस की बुक है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और वो बुक यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है, यहाँ पे खत्म। ये टॉपिक्स उसमें नहीं होगा। जो सेल्डन रॉस की फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये बुक का टाइटल, बड़ा अच्छी बुक वो भी है। जैसे प्रसन्ना साहू वाली बुक बहुत बेसिक है, ऐसे ही सेल्डन रॉस की भी जो फर्स्ट कोर्स है वो भी बहुत बेसिक सी बुक है, उसको तुम देख सकते हो। मतलब जो लोग जस्ट रिवीजन के लिए ना, देखो एक बार चीज़ें समझ आ गई तो हर बुक उठाओगे तुम्हें सब समझ आएगा, क्योंकि हर बुक में एक ही चीज़ लिखी हुई है, जस्ट उससे रिवीजन होता रहेगा, बस वही है। तो है ना, उसमें तुम मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी यहीं तक है। अगर कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी की बुक देखोगे, जहाँ पे मान लो कोई बुक है जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी जिसका हेडिंग है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यहीं तक है, यहाँ खत्म हो जाता है। अब ये तीनों टॉपिक इन्फेरेंस में आ जाता है, 1 2 3। सो ये तीनों इन्फेरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, जिसके लिए बुक है कैसेला बर्गर वाली बुक है, या जो लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स नाम की बुक, जैसे जो प्रसन्ना साहू है उसको बुक का हेडिंग यही है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो वो लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी और जो इन्फेरेंस है दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। या रोहतगी वाली बुक है, उसका भी टाइटल यही है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें पूरा है, वीके रोहतगी में पूरा सिलेबस है। और जैसे अब कैसेला बर्गर वाली बुक है, उसका बुक का टाइटल है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, लेकिन उन्होंने बेसिक के लिए पूरा टॉपिक पढ़ाया था इन्फेरेंस में, है ना। उन्होंने पूरा ये सब टॉपिक्स भी हैं कैसेला बर्गर में, यहाँ से स्टार्ट किया है उन्होंने पूरा बुक, और ये पूरे टॉपिक है। तो बाद में जाके ये आई थिंक आता है चैप्टर नंबर 5 6 7 के बाद ही आएगा, 6 7 में आता है ये सब। तो पहले 5 चैप्टर वो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फाउंडेशन भी तो स्ट्रॉन्ग करना है। जिसको प्रोबेबिलिटी ठीक से नहीं आती है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, किसी बच्चे ने वो पढ़ा ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा ना, उसको पता ही नहीं है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, पता ही नहीं है CDF क्या है, PDF क्या है, तो कैसे समझेगा यहाँ पे। सो अभी तक हम लोग सिंगल या 2 या 3 की बात कर रहे थे, अब यहाँ n रैंडम वेरिएबल की बात होगी, है ना। अभी तक जो हमने बातें की क्या है, तो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है, या मल्टीवेरिएट में क्या है 1 2 या 3 रैंडम वेरिएबल, मल्टीवेरिएट में 2 या 3 रैंडम की बात हो रही थी। अब यहाँ पे n रैंडम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n की बात हुई है ना उसमें, क्योंकि वहाँ पे n पे ही गेम है, n टेंस टू इन्फिनिटी का गेम है दोनों में, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी और कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में n नेचुरल नंबर हो सकता है कुछ भी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक सैंपल, तो मुझे पास जैसे इंडिया में मान लो है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मतलब अभी जो है कि मान लो एवरेज एज इंडिया के मान लो जैसे कह रहे हैं 27 ईयर्स है, तो किसने सारे काउंट किए हैं। तो उस तरह से क्या होता है, एक सैंपल लिए जाते हैं, उसके आधार पर चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, या वो जो फिर तुम वो क्या बोलते हैं उसे, सर्वे वर्वे होता है, उसके थ्रू चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैंपल। तो अब आता है कि व्हाट इज दिस रैंडम सैंपल, और ये है ना, ये वर्ड बहुत यूज होगा कि है ना, टेक अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आप सैंपल लेते हो उस डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन बोलते हैं, और सैंपल क्या होता है, जो आपने कलेक्ट किए हैं।
सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन सेंट्रल में क्या फ़र्क है वो तुम्हें बाद में समझ आएगा। अभी अभी के लिए बस इतना ही बता देता हूँ कि अगर है ना, पहले अभी तो तुम जैसे अगर नॉर्मल मान लो एक्स नॉर्मल 0 1 है, अगर एक्स नॉर्मल 0 1 है, नॉर्मल 0 1 है, तो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अगर एक्स मेरे पास है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये होगा नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे स्टैंडर्ड बनाया गया ये है। सो तुम्हारे सिलेबस में नॉन सेंट्रल है भी नहीं, अभी पढ़ना सिलेबस जैम के सिलेबस में है, और अभी बीएससी में भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा नॉन सेंट्रल। तो नॉन सेंट्रल आगे एमएससी में आएगा या उसके बाद आता है। तो अभी तुम्हें सिर्फ सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर जो होता है सेंट्रल का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, और जस्ट नॉर्मल का स्क्वायर जो है नॉन सेंट्रल का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से कोई बताओ भाई जिनको आइडिया है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैंपल, हाउ टू डिफाइन रैंडम सैंपल। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, हाँ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली क्या बोलेंगे। तो मैं ऐसा बोलूं कि लेट x1 x2 या रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट xn, this is a random sample of size n random variable है ना, फर्स्ट रैंडम वेरिएबल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, n, so there are n random variables। तो इसको हम बोलेंगे कि it is a random sample of size sounds और वॉइस नहीं आ रही। हाँ ओके, ये बैटरी डाउन हो जाती है इसकी, तो बैटरी चेंज करना पड़ता है। तो चलो ठीक है ना। तो रैंडम सैंपल का क्योंकि हमें है ना, ये हमारा उसका क्या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स है, तो हमें यहाँ सारी चीज़ों को मैथमेटिकली स्टडी करना है। यहाँ कोई एप्लीकेशन बेस्ड, ये जैम के सिलेबस में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हर चीज़ का आप रियल लाइफ एप्लीकेशन बताओ। एप्लीकेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना, आप पूछेगा। अभी आपको चीज़ों को मैथमेटिकली समझना है, जब थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी तब तुम अप्लाई कर पाओगे। अगर किसी को थ्योरेटिकल स्ट्रॉन्ग नॉलेज नहीं है तो एप्लीकेशन तो कर ही नहीं पाएगा ना। स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन तब करो तुम्हें थ्योरेटिकली चीज़ें पता होंगी, जब पता नहीं होता कैसे पता चलेगा कैसे वो करना है, ठीक है ना। सो ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या होगा, सो रैंडम सैंपल का मतलब है आईआईडी। जब भी हम कहीं पे रैंडम सैंपल वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है ना। सो वी हैव दिस x1 x2 x3 x4 x5 xn, ये n रैंडम वेरिएबल है। सो इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है और ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप लोग जानते हो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। इंडिपेंडेंट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो जाएगा, तो बोलेंगे इंडिपेंडेंट है।
सो ओके ना, तो यही चीज़ है। तो रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल, सिंपल। जैसे हम ऐसा लिखूंगा मैं एग्जांपल के लिए कि इसका मतलब क्या है कि मैं ऐसा लिखता हूँ x1 x2 xn, जैसे अभी लिख रहा था ना कुछ टाइम पहले। सो दे आर आईआईडी बर्नौली पी, मान लो ऐसा है, ये बर्नौली पी है, तो इसका मतलब ऐसा लिखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया। सो दैट इज, इसी को लिखने का मतलब ये है कि x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली पी, मान लो ये हो गया। तो यहाँ बोलेंगे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बर्नौली पी है, मतलब पॉपुलेशन इज बर्नौली पी। तो जैसे यहाँ पे सैंपल मीन की हम लोग बात करेंगे, तो जैसे सैंपल मीन जैसे भी डिफाइन भी करना है, तो इसका एवरेज होगा वो सैंपल मीन होगा, और यहाँ से जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन मीन होगा। यहाँ से हम बात करेंगे तो सैंपल वेरिएंस, यहाँ से हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। तो इस तरह से, सो ये सैंपल है, इन रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो रैंडम सैंपल मींस आईआईडी रैंडम वेरिएबल, सिंपल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गया रैंडम सैंपल का, कि वी टेक रैंडम वेरिएबल मींस दे आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। अब जैसे कल भी कुछ टाइम पहले मैंने डिफाइन किया था ये वर्ड कि सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस, में फिर से लिख देता हूँ। सैंपल मीन का क्या मतलब है, तो सैंपल मीन मतलब आपने एन साइज का सैंपल कलेक्ट किया या सैंपल लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव एन रैंडम वेरिएबल्स। तो सैंपल मीन का मतलब उस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी ना। अगर मान लो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मुझे पता है उसकी, तो उसका मीन क्या आएगा, तो मेरे पास एन नंबर्स हैं, उसका मीन निकालना है, सो मीन्स विल टेक एवरेज। तो उसमें क्या आएगा, एवरेज होगा आपका, कि है ना। तो सैंपल मीन सिंपल, सो लेट x1 x2 and dot 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 xn be a random sample from a population with CDF, मान लो मैं ऐसा लिख दूं f या fx, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन CDF fx है, तो या PDF PMF है ना, CDF fx PDF PMF हो जाएगा। तो सैंपल मीन का मतलब हो गया, इसका नोटेशन है x बार, जो आप जानते हो 1/n समेशन xi, i फ्रॉम 1 to n, एंड जो सैंपल वेरिएंस होगा, सो सैंपल वेरिएंस, ठीक है, सैंपल वेरिएंस होगा ये आएगा, इसको हमने एस स्क्वायर लिखा था, कैपिटल एस स्क्वायर, और इसका डेफिनेशन अभी कुछ दिन है ना, कल परसों लिखा ही था 2 दिन पहले, कि 1/n-1 xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। अगर जरूरत पड़ती है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको हम s बोलेंगे, यही s होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, s इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आता है सैंपल मीडियन, तो सैंपल मीडियन क्या होगा, ठीक है। सैंपल मीडियन में क्या होता है, आप लोग जैसे लोअर क्लास में हमारे पास मान लो n नंबर्स दिया होता था, तो हम लोग मीडियन कैसे निकालते थे, पहले उसको अरेंज करते थे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि जैसे आप सैंपल मीडियन निकालना है, सो यू हैव n नंबर्स, है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, n नंबर्स हैं, x1 x2 xn। अब इसको मुझे ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब मुझे कैसे पता कौन किससे लार्जर है कौन किससे स्मॉलर है, तो इसीलिए आता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमारे पास यही n नंबर्स हैं, अब इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एक पर्टिकुलर, मान लो एक हमने आउटकम फिक्स कर दिया सैंपल स्पेस में, ठीक है, तो उस आउटकम के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल क्या करता है, किसी भी सैंपल स्पेस के आउटकम को एक रियल नंबर में मैप करता है। तो अगर मैंने एक कोई आउटकम फिक्स कर दिया, एग्जांपल के मान लो हमने कॉइन कोई टॉस किए थे, हेड या टेल आ सकता है, तो हमने हेड फिक्स कर दिया आउटकम, तो हम ये देखेंगे हेड के करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू क्या आई, x2 की वैल्यू क्या आई, एंड सो ऑन xn की वैल्यू क्या आई, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे इन रैंडम वेरिएबल्स की, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे, जो सबसे छोटा होगा वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, जो उससे बड़ा सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, एंड सो ऑन इस ऑर्डर में। तो इन नंबर्स को अरेंज करा तो आता है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के थ्रू इसको हम ऑर्डर करते हैं। तो कैसे ऑर्डर अरेंज करेंगे आप, x1 x2 x3 है ना, यही नंबर्स हैं
x1 x2 xn जिसका ऑर्डर नहीं पता, लेकिन मुझे ऑर्डर करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मिनिमम है, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उससे बड़ा है, लास्ट में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो इसी n नंबर्स को हमने ऑर्डर कर लिया, अब ये ऑर्डर में अरेंज हो गया। और मीडियन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो मतलब है ना, तो सैंपल की जब हम बात करें तो वही चीजें चलेंगी जो डिस्क्रिप्टिव में जनरली होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें एस्टिमेशन यूज होगा, मतलब इन्फरेंसेस और प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है, क्योंकि दे आर रैंडम वेरिएबल्स, दे आर नॉट नंबर्स। तो ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, है ना, जो नंबर x1 x2 xn है वो रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते थे, मिडिल वैल्यू निकालेंगे। तो आपको कैसे पता मिडिल वैल्यू क्या आएगी? सो इसमें x1 x2 xn है, तो हमें मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ऑड रहता था तो n+1/2। हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही आएगा। तो ये एक्चुअली अगर मान लो n तुम्हारा ऑड है, तो यूनिक मिलेगा मुझे मिडिल वैल्यू, और वो क्या होगा? तो यूनिक n+1/2। तो उसमें होता था सो n+1/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अगर n ऑड है तो पहला नंबर, दूसरा नंबर सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तीसरा नंबर थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, nth नंबर nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो जो मिडिल वन होगा, मिडिल वन विल बी द मीडियन। तो ये मिडिल वन आएगा, जब n ऑड है तो ये आपका मिडिल वन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जब n अगर इवन है तो आप क्या करते हैं? n/2 और n/2+1। हाँ, उसका एवरेज लेते थे। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि लाइक जो एनी नंबर बिटवीन n/2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड n/2 + 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स विल बी द मीडियन। इसके बीच का कोई भी नंबर होगा तो वो आपका मीडियन होगा, n अगर इवन है तो, ठीक है। तो इसी में आप एक पर्टिकुलर मीडियन आपको चाहिए होता है तो आप एवरेज ले लेते हैं, यही करते हैं ना, कि इसके बीच का एक सेंटर में कौन सा नंबर है, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2। हालांकि यहाँ पे इस बीच का हर नंबर मीडियन होगा, उसकी वजह ये है कि बस n नंबर है, तो जो nth और n/2th और n/2 + 1th के बीच में कुछ नहीं है, तो कोई भी एक नंबर पिक करेंगे और डेटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, है ना, उसके पीछे n हाफ, उसके आगे हाफ। तो इस तरह से, तो ये सैंपल मीडियन। बाकी सैंपल मोड क्या होगा, तो देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है ना, वही देखना होगा कि कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी, यही करते हैं ना वहाँ पे, जब मेरे पास 10 नंबर होते तो बोलता किस मोड क्या है, व्हाट इज द मोड, तो देखते हैं कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो वैसे यहाँ भी होगा, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इन सब की ही जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। जैसे अभी के लिए मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ आप लोग एक दो थ्योरम। अभी कुछ दिन पहले हम लिख रहे थे रैंडम वेरिएबल में कि ई ऑफ एक्स माइनस, मान लो यहाँ पे नंबर है लेट्स से k, है ना, होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ k की वैल्यू क्या होती है? मीन, है ना। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x माइनस के इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ k क्या होता है? तो यहाँ मीन ऑफ x और यहाँ आता है मीडियन ऑफ x। सिमिलरली इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो जैसे एक थ्योरम आता है जो डिस्क्रिप्टिव में आप पढ़ोगे, तो ये सब भी जरूरत पड़ेगी। जैसे बोलेगा कि समेशन xi माइनस k का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, दिस इज मिनिमम। तो यहाँ पे k क्या आएगा? x बार। तो यहाँ पे जो k होगा वो सैंपल मीन समझ लो x बार। फिर कि ये जो समेशन मॉड में मैं कैपिटल x में भी लिख सकता हूँ, अब चाहो तो कैपिटल xi में भी कर सकते हो, यही चीज़ है, यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल xi। तो यहाँ पर कैपिटल x बार हो जाएगा। तो ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना। तो x बार इज द सैंपल मीन, तो ये आपका है सैंपल मीन। और यहाँ पे k क्या आ जाएगा? सैंपल मीडियन। जो भी सैंपल मीडियन होगा वो आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रैंडम वेरिएबल के टर्म में हो गया, और यहाँ पे ये जो सैंपल है x1 x2 xn उसके टर्म में हम बात कर रहे हैं।
है ना। तो दिस इज फॉर द पॉपुलेशन। ये जो पहले दो थ्योरम है ये पॉपुलेशन के लिए कि एक्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन उसके करस्पॉन्डिंग, और ये थ्योरम उस सैंपल के लिए है, वही चीज़ है। एन रैंडम वेरिएबल्स के लिए लिखा हमने। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थ्योरम में लिख देता हूँ ना। तो थ्योरम ये आता है यहाँ पे कि लेट x1 x2 अप टू xn बी IID रैंडम वेरिएबल्स, मतलब रैंडम सैंपल फ्रॉम है ना, या ऐसा लिख दूं कि दे आर IID विथ x, मतलब कहने का मतलब ये x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल्स हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन वही है जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। तो इसको लिखना थोड़ा वैसा रहेगा, पहले वाला ही ठीक है। पहले वाला क्या था, तो दिस बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जिसका CDF ये है, या फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ CDF f, है ना, बाकी वही है। तो मैं x लिखूंगा, जैसे हम जहाँ कहीं पे x लिखूंगा मतलब वो पॉपुलेशन है, और x1 x2 x3 xn क्या है, सैंपल है। सो ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? सो अब आपसे यहाँ पूछना ये चाह रहा हूँ कि देन पहला पॉइंट है कि क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, दूसरा वेरिएंस ऑफ x बार, तीसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, एंड चौथा वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर। ये क्या आएगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, हमने ये नहीं कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है। अगर एक IID रैंडम वेरिएबल्स है मेरे पास, x बार सैंपल मीन है, एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस है, सो व्हाट विल बी मीन ऑफ सैंपल मीन, वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन, मीन ऑफ सैंपल वेरिएंस एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल वेरिएंस। सो ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, यहाँ जो लिखे हैं हमने ये दोनों रैंडम वेरिएबल है। इनफैक्ट दीज आर ऑल रैंडम वेरिएबल्स ना, ये सब रैंडम वेरिएबल है। x बार एक रैंडम वेरिएबल है, एस स्क्वायर भी एक रैंडम वेरिएबल है, एस इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, ये सब भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये सब रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो अभी क्वेश्चन है ये क्या आएगा, निकालो। मान लो यहाँ पे लिख दूं मैं विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, सो मतलब इन सब रैंडम वेरिएबल का मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सर फर्स्ट का म्यू। ओके, आगे दूसरे का सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ओके, है ना। तो ये म्यू हमेशा रहेगा चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, बाइनोमियल हो, पॉइजन हो, नॉर्मल हो, या काई स्क्वायर हो, या गामा हो, बीटा हो, कुछ भी हो। सो जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही x बार का मीन होगा हमेशा। तो बाद में हम पढ़ेंगे कि ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। सो x बार इज ऑलवेज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। साथ में साथ ये भी पढ़ेंगे कि x बार, अभी हमने क्या पढ़ा था वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर में, कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, और यही डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का, आगे हम पढ़ेंगे। सो x बार इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू बिकॉज इट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, वो डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। सो x बार हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा म्यू का, x बार विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, जो कि आगे जस्ट आएगा अभी। ठीक है, ठीक है, इसका आएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। ये क्या आता है? सर सिग्मा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, हाँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर, ये आएगा सिग्मा स्क्वायर। स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है।
सर हम्म जैसे कि पॉपुलेशन कोई है वहीं से ना सैंपल लेते हैं, जी 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 तो मतलब उसका सैंपल मीन ये हो जाता है और पॉपुलेशन मीन वो हो जाता है। मतलब हम्म। पॉपुलेशन मीन का जो फॉर्मूला है EX और इसका मतलब समेशन बाई में है ना, तो ये दोनों मतलब डिफरेंट क्यों है? दोनों तो सैंपल मीन सेम पॉपुलेशन कैसे मीन। है? जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। 140 करोड़ लोगों का हम मान लो एग्जांपल के लिए इनकम ऐड करें और उसको डिवाइड करें 140 करोड़ से, ठीक। अब मैं 100 लोगों का सैंपल ले रहा हूँ, मैंने रैंडमली 100 लोग कलेक्ट कर लिए, उन 100 लोगों का इनकम का मैं एवरेज करूंगा 100 से, क्या सेम आएगा? नहीं तो नहीं, ये मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, हम्म मैं पूछ रहा हूँ मतलब फॉर्मूला क्यों नहीं मतलब सेम है, ये कौन सा फॉर्मूला? मतलब जैसे कि EX में हम लोग करते हैं समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी, हम्म इसमें मतलब समेशन ऑफ xi बाई में n। सेम ही तो है, कहाँ डिफरेंस है? तुम्हें कहाँ डिफरेंस नजर आ रहा है? मतलब ये भी एक रैंडम वो वेरिएबल है, वो भी एक रैंडम वेरिएबल है। तुम क्या चाहते हो? तुम कहना चाहते हो कि ई ऑफ एक्स बार के लिए हम ऐसा लिखे कि ये मान लो कंटिन्यूअस एक्स इंटू PDF ऑफ एक्स बार इंटू एक्स डी एक्स। नहीं सर, जैसे कि x बार हो गया सैंपल मीन हुआ ना, हाँ एक्स बार सैंपल मीन है, हाँ। तो वो उसका फॉर्मूला हो गया समेशन ऑफ xi बाई में n। हम्म वहाँ पे पॉपुलेशन मीन EX हो गया। हाँ एक्सपेक्टेशन है वो रैंडम वेरिएबल का, हाँ। हाँ हाँ, तो वो चीज मैं जैसे पूछ रहा हूँ कि जैसे दोनों का फॉर्मूला अरे तो मतलब सेम EX तो है। एक नंबर है, फिक्स नंबर है, और एक्स बार तो रैंडम वेरिएबल है, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, इक्वल नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ मतलब जैसे पॉपुलेशन का मीन लिख रहा है EX हाँ और इधर सैंपल का मीन लिख रहा है एक्स बार। दोनों। हाँ, तो दोनों मतलब सेम ही अप्रोच से होना चाहिए, ये मतलब बोलना चाहिए। सेम अप्रोच से क्या होना चाहिए? मतलब मीन निकाल रहे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन मीन निकाल रहा है वहाँ पे, यहाँ पे सैंपल मीन निकाल रहा है। हाँ जैसे वहाँ पे भी जैसे कि समेशन ऑफ जो भी उसका n है बाई में n, मतलब ऐसा हो सकता है। नहीं, एक्चुअली तुम्हें पता ही नहीं कि सैंपल की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक्चुअली तुम्हारा दिक्कत ये है कि तुम्हें यही नहीं पता कि सैम्पलिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन है उसका मीन हमें नहीं पता है। एक्चुअली जो EX तुम बोल रहे हो, जो मैं म्यू बोल रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ ये अननोन पैरामीटर है, या जो सिग्मा स्क्वायर है वो अननोन पैरामीटर है, वो पता नहीं है। अगर ये पता होता तो हमें ये सैंपल लगाने की, सैम्पलिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों पड़ रही है, ये एस्टिमेशन हम पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे, या ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें नहीं पता है। जैसे तुमसे मैं पूछूं कि जैसे अभी मैं तुमसे पूछता हूँ कि पूरे इंडिया के लोगों का एवरेज इनकम क्या है, या तुम्हें अगर बोल दिया जाए, ये काम दिया जाए कि चलो भाई तुम इंडिया के लोगों का एवरेज इनकम निकाल के बताओ, कितना टाइम लगेगा तुम्हें? एवरेज 140 करोड़ लोगों से तुम पूछोगे, फिर उसको ऐड करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, कितने दिन में कर लोगे ये काम? काफी टाइम लगेगा, मतलब जैसे कि सैंपल लेते हैं इजी करने के लिए, वही मतलब इजीली कोई काम हो जाए उसका एक्चुअली कैलकुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जिसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, बहुत टाइम खर्च होगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे तुम्हें मैंने ये काम, जैसे माना मान लो एवरेज इनकम निकालने का काम दिया है, मैं बोलूँ कि इंडिया का एवरेज एज क्या है, अभी मुझे एवरेज एज जानना है इंडिया का आज क्या है। तो अगर तुम्हें ये काम दिया जाए कि बताओ भाई जितने इंडिया की पॉपुलेशन में एवरेज एज क्या है, मतलब जितने लोग हैं 140 करोड़, सबका एज को ऐड करो, 140 करोड़ से डिवाइड करो, एवरेज एज क्या आएगी। तो ये तुम्हें अगर काम दिया जाए, तुम एक एक लोगों से पूछोगे, तब कम से कम 4-5 जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, तब जाके सबसे पूछ पाओगे, ठीक है, पहली चीज। तो दिस वी कैन नॉट अफोर्ड। दूसरी चीज में इतने पैसे खर्च होंगे, तो हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? तो हमें एक्चुअली नहीं पता है कि एवरेज एज क्या है इंडिया का, हमें नहीं पता है कि एवरेज इनकम क्या है इंडिया का। तो हम उस केस में इंडिया के 50 शहर को मैंने सेलेक्ट किया, पहले शहर से 10 लोगों को चूज किए, दूसरे शहर से 10 लोग, 50 लोगों से मैंने 50 डिफरेंट सैंपल कलेक्ट कर लिए। जो ये एग्जिट पोल वाले करते हैं इलेक्शन से पहले, इनको कैसे पता कौन जीतने वाला है? तो क्या एग्जिट पोल का रिजल्ट वही होता है जो एक्चुअल रिजल्ट होता है इलेक्शन का?
नो एग्जिट पोल वाले क्या करते हैं, यही तो करते हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा गलत हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन यही तो आंसर है। तो हम जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, हमें एक्चुअली क्या है, हमें नहीं पता है कि यहाँ म्यू क्या है एक्चुअली, हमें नहीं पता है कि सिग्मा स्क्वायर क्या है। तो हम क्या करेंगे, एन सैंपल कलेक्ट किया और उन सैंपल का एवरेज निकाला हमने। तो जो एवरेज आया हम ये सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को। जैसे तुमसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा तो उसका आंसर ये होगा कि मैं 50 लोगों को पूछ लूँ ये चीज़ें, 50 लोगों को ऐड करके डिवाइड, मतलब 50 लोगों का इनकम पूछूं, 50 से डिवाइड कर दूं, तो उससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि एवरेज इनकम ये है। तो हमने गवर्नमेंट को ये सजेस्ट किया कि ये एवरेज इनकम है या ये एवरेज एज है। जरूरी थोड़ी कि वो करेक्ट ही होगा। तो यहाँ एक्स बार की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ म्यू। और सेम कैसे हो सकता है, नहीं सेम नहीं है। अच्छा जरा मतलब जैसे कि अब तो जो पॉपुलेशन मीन या फिर वेरिएंस लेते हैं वो एज्यूम करते हैं, यानी वो पता नहीं है। ईएक्स मुझे पता ही नहीं एक्चुअली क्या है, ईएक्स मुझे जानना है एक्चुअली, म्यू मुझे जानना, अज्यूम नहीं करते। म्यू वी डोंट नो, वी वांट टू नो व्हाट इज म्यू। हमें जानना है कि ये म्यू क्या है, जो पॉपुलेशन है उसका मीन क्या है, पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या है, ये हमें नहीं पता है। इसलिए हमें सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो म्यू को एस्टिमेट करने के लिए सिग्मा स्क्वायर का हेल्प लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करने के लिए एस स्क्वायर का हेल्प लेते हैं। अब एस स्क्वायर में एन तुम देख लो, अब एन तुम कितना ले सकते हो, तो x1 x2 xn, मेरे पास एन सैंपल है और उस सैंपल के अकॉर्डिंग मैं अपना कंक्लूजन डिसाइड करूंगा कि उस मीन की वैल्यू क्या हो सकती है, वो क्या हो सकती है। तो यहाँ म्यू और सिग्मा स्क्वायर जितने भी पैरामीटर्स अब होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, वो सब अननोन पैरामीटर होंगे। अगर नोन, जब मुझे पता ही है कि एवरेज इनकम क्या है इंडिया का, तो क्यों हम इसमें पैसे खर्च करेंगे, सर्वे उर्वे में इतना टाइम क्यों लगाएंगे, तो या पैसे क्यों खर्च करेंगे। तो हमें नहीं पता ना, हम जब भी जैसे भी अभी तुम देख रहे हो पॉलिटिक्स में चल रहा है, जातिगत जनगणना वाली चीजें चल रही ना, कास्ट बेस्ड सेंसस की, तो क्यों ये लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसा जानने में, और वो कैसे पता चलेगा। तो वो तो चलो उसमें क्या फायदा, ये होता है कि बहुत सारे लोगों को काम दिया जाता है अपना डिवाइड करके, और उसके अकॉर्डिंग ये लोग भी कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे अभी जो जनगणना होता है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कैसे बताते हैं, किसी एक को काम दिया एक रीजन का, एक गांव का, दूसरे को दूसरे गांव का, सबने अपना अपना एस्टिमेट किया, बाद में उसके अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड होती हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं सैम्पलिंग ही हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, जितने भी ये सब हो रहा है। एनीवे तो ठीक है ना, तो हमें एक्चुअली म्यू सिग्मा स्क्वायर पता नहीं है, मुझे उसको एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट करने के लिए मुझे एक बेटर एस्टिमेटर की जरूरत है। उसके लिए आगे डिसाइड होगा कि एक्स बार, जैसे मैं कह रहा अनबायस्ड है, एक्स बार कंसिस्टेंट है, सफिशिएंट होगा, कंप्लीट होगा, यूएम व्यू होगा। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं कि कौन सा एस्टिमेशन टेक्निक बेटर रहेगा, तो वो सब हमें स्टडी करना है ना। इसलिए स्टैटिस्टिक्स यूजफुल है ना इन सब चीज़ों में, कि वो चीज़ों को एस्टिमेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो चीज़ों को एस्टिमेट करना, एक होता है गेस करना और एक होता है एस्टिमेट करना। तो एस्टिमेटिंग इज बेटर देन गेसिंग ना। गेस में तुम बहुत ज़्यादा गलत हो सकते हो, एस्टिमेटिंग में गलत हो सकते हो लेकिन थोड़े आसपास हो सकते हो तुम। तो यू कैन एस्टिमेट, उसके बेस पे तुम आगे का डिसीजन लोगे। ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो तो स्टैटिस्टिकली ये बताता है कि जो एक्स बार है ना, वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे म्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझे नहीं पता है, तो हम एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे और एक्स बार की वैल्यू मुझे म्यू की वैल्यू को बता देगा कि ये होनी चाहिए, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, इस तरह से। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं एस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा सैंपल के अकॉर्डिंग, और सैंपल की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अभी आएगी, तुम्हें दे रखा होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। और एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो बोलेंगे दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली मीडियन उडियन का है कि मुझे मीडियन चाहिए, तो मुझे नहीं पता पॉपुलेशन का मीडियन क्या है, तो यहाँ जो पॉपुलेशन हम कंसिडर करेंगे उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो अननोन होगा एक्चुअली। तो हमें नहीं पता उसकी क्या, उसी की वैल्यू जाननी है मुझे। So to know that value of parameter, we are estimating using estimators, ठीक है। So अभी के लिए ये बताओ ये कितना आएगा, तो what is variance of s square in general?
तो इसका जो आंसर है वो मैं लिख देता हूँ, है ना। ये सब है वीके रॉय की बुक में सारी लिखी हुई हैं, ठीक है ना। तो तुम अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला है तो ये आएगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो एक्स क्या है, एक्स एक्चुअली पॉपुलेशन है, तो एक्स जो है पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला आता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर 4 जो आएगा अपॉन में n प्लस 3 माइनस n अपॉन, प्रूफ भी तुम कर सकते हो बट इट मे नॉट बी इजी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना। तो म्यू2 है तुम्हारे पास, अच्छा म्यू2 तो होता है वेरिएंस, तो ये हो जाएगा सिग्मा की पावर 4, सिग्मा की पावर 4 आ जाएगा इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला निकल के आएगा। आगे थोड़े आते हैं। सो यही चीज़ अगर मैं नॉर्मल के लिए लिखूंगा तो जैसे आगे अगर नॉर्मल के लिए मैं लिखता, मान लो यही थ्योरम अगर रिपीट करूँ नॉर्मल के लिए तो क्या चेंजेज आएंगे। तो उसके लिए मुझे ऑर्डर स्टैट, पहले हम लोग बेसिक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक, फिर इन सब चीज़ों पे आएंगे। तो ऑर्डर स्टैट्स पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं तो बेटर रहेगा। उसके पहले क्या क्या टर्म डिफाइन करना था, पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स क्या होता है, ये जो जैसे अभी फंक्शन मैं, ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू, हाँ हाँ, फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यू। पैरामीटर्स फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज नहीं, मैंने अभी रैंडम सैंपल को डिफाइन किया, अभी तक जो लिखा है ना वो सिर्फ रैंडम सैंपल को डिफाइन किया, और उसी रैंडम सैंपल के बेस पे मैंने फिर वो सैंपल वेरिएंस, सैंपल मीन, सैंपल मीडियन वो बता रहा था। अभी मैंने जस्ट ये डिफाइन किया, अभी मुझे डिफाइन करना है पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पैरामीटर, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। सर पैरामीटर फिक्स्ड कांस्टेंट ऑफ पॉपुलेशन को बोलते हैं। क्या क्या क्या, फिक्स्ड, फिक्स्ड कांस्टेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, है ना, जो आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि फिक्स नंबर होता है लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से वैल्यू वेरीज हो सकता है, दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। तो हाँ हाँ, वो एज अ वैल्यू लिख सकते हो, वही चीज स्टैटिस्टिक आएगा। तो पैरामीटर इज द फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन वैल्यूज, पॉपुलेशन वैल्यूज, पॉपुलेशन वैल्यूज क्या होती हैं, इसको कैसे डिफाइन करोगे। तो पैरामीटर अभी के लिए मैं सिंपली समझाने के लिए लिख देता हूँ। जैसे पैरामीटर क्या होता है, लाइक हम लेते हैं पॉइसन लैम्डा, तो लैम्डा इज पैरामीटर, बाइनोमियल एनपी, एन एन पी आर पैरामीटर्स, ठीक है। नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू एंड सिग्मा आर पैरामीटर्स, ठीक है। तो इसको पैरामीटर बोलते हैं। ये सिंपल होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट्स, ये मैं खुद से अपना डेफिनेशन बता रहा हूँ, जरूर नहीं बुक में ऐसा डेफिनेशन लिखा होगा, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझना, डेफिनेशन रट्टा मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें समझना है क्या मतलब है। तो पैरामीटर मतलब क्या है, जो पीडीएफ सीडीएफ जैसे होने वाला पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है ना। सो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो कि आर्बिट्री कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट ही है। जैसे म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो म्यू को 0, सिग्मा स्क्वायर को 1 कर दिया तुमने, तो ये केस हो गया। तुम म्यू को 1, सिग्मा स्क्वायर को 4 भी कर सकते हो। तो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट है बट दैट कैन बी चेंज्ड एज पर द नीड। जैसे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन में लिखते थे सी, वो भी आर्बिट्री कांस्टेंट था, क्योंकि जैसा देगा कर, मान लो ओरिजिन से पास करिए सी कुछ वैल्यू आएगी, बोल देगा कर 1 1 से पास करिए कुछ और वैल्यू आएगी। सो आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, एक फिक्स कांस्टेंट, जैसा आपने बोला फिक्स कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज, 1 है तो 1 को आप कभी 2 नहीं कह सकते, 1 को 0 नहीं कर सकते, तो 1 इज अ फिक्स कांस्टेंट। बट हम सी लिखते हैं तो सी को बोलेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज सी कैन बी चेंज्ड एज पर नीड, कभी 0 कभी 1 कभी 2 ऐसा ले सकता हूं मैं, है ना, इस तरीके से। फिक्स कांस्टेंट मींस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कांस्टेंट्स कर दो, आर कॉल्ड पैरामीटर्स, आर कॉल्ड पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या है कि मैं अगर लिखता हूं कि लेट से x1 x2 xn
इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बाइनोमियल n कॉमा p। तो यहाँ बोल सकते हैं NNPR पैरामीटर है ना, या जस्ट, हालांकि बर्नौली मेन होता है, जब सम करते हैं तो आता है, तो अभी के लिए मान लो बर्नौली p। सो हेयर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ जो p है, p इज पैरामीटर है ना, या इन if we take a random sample from normal mu sigma square, ठीक, तो यहाँ पे mu and sigma square are parameters, so here mu and sigma square are parameters, है ना, जैसे गामा अल्फा कॉमा बीटा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में अल्फा बीटा आर पैरामीटर, बीटा जहाँ पैरामीटर अल्फा बीटा लिया था पैरामीटर है, पॉइसन लैम्डा, लैम्डा इज पैरामीटर, कॉची में थीटा और म्यू लिया था वो पैरामीटर है, या लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में बी और म्यू लिया था वो पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन के पीडीएफ को डिफाइन करने के लिए जिन कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है आपको, किसी पॉपुलेशन के पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ लिखने के लिए जिन कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दैट आर पैरामीटर्स, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, सिंपल समझना है। पैरामीटर मतलब जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में जो इन्वॉल्व है ना, तो जैसे जो हम इन्फरेंस पढ़ रहे हैं, एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ इन्फरेंस है ना, एक है पैरामेट्रिक इन्फरेंस जो आपके जैम के सिलेबस में है, गेट में दोनों है, पैरामेट्रिक इन्फरेंस एंड नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस। तो नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस में क्या, डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम नहीं करते हम, इन जनरल बातें करते हैं, सो वहाँ पे विदाउट अज्यूमिंग डिस्ट्रीब्यूशन और विदाउट एनी पैरामीटर केस, तो वहाँ पैरामीटर को नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन को हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं या वैसा कर रहे होते हैं, पैरामीटर्स पे वहाँ काम नहीं होता है जनरल, जो नॉन पैरामेट्रिक इन्फरेंस है। और यहाँ जो जैम के सिलेबस में वो है पैरामेट्रिक इन्फरेंस, तो यहाँ जो भी चीजें होंगी पैरामीटर के आसपास होगा ये चीजें। सो अब आते हैं स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक? Function of random sample that is free from parameter. हाँ, है ना। सो ये क्या होगा, स्टैटिस्टिक, यही स्टैटिस्टिक बाद में एस्टिमेटर बनता है, एस्टिमेटर्स आर स्टैटिस्टिक ओनली, है ना। तो सिंपल होगा कि अ फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल, है ना, रैंडम सैंपल क्या था, आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स। सो रैंडम सैंपल, लेट्स से मैं इसका नाम x1 x2 xn है, रैंडम सैंपल दिस विच, तो एक फंक्शन है रैंडम सैंपल का which is free of या which does not involve any parameter, which is free of parameter is called statistic। तो स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट नहीं है, ये जस्ट एक स्टैटिस्टिक फॉर्म है इन्फरेंस में, सो कॉल्ड स्टैटिस्टिक। एग्जांपल के लिए समझो, जैसे मैं अगर लिख देता हूं x1 x2 xn, मेरे पास है रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। अभी के लिए मान लो मैं बोल दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट एज अ क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक, जैसे ऑप्शन ए में लिख दिया कि x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, ऑप्शन बी में लिख दिया x बार, ऑप्शन सी जैसे एस स्क्वायर, ऑप्शन डी मान लो n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। बताओ इनमें से कौन कौन सा स्टैटिस्टिक है? Sir, B, C. ठीक है, तो ओनली बी एंड सी आर स्टैटिस्टिक, ए एंड डी आर नॉट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे जो मैं जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब अननोन पैरामीटर है, अगर नोन होगा तो लिखा होगा पर्टिकुलरली म्यू इज नोन, सिग्मा स्क्वायर इज नोन। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ मीन्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर बोथ आर अननोन। यहाँ लिख भी सकते हो चाहो तो अलग से कि वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर, वी डोंट नो। अगर नोन होगा तो इसमें एस्टिमेशन की कोई जरूरत नहीं है, इन्फरेंस की कोई जरूरत नहीं है। इन्फरेंस होता है कि सैंपल के आधार पे, सैंपल के बेस पे मुझे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड करना है, सो दैट इज द इन्फरेंस। सो x1 x2 xn है,
IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर वेयर म्यू एंड सिग्मा नोन पैरामीटर। तो चूंकि यहाँ म्यू और सिग्मा भी आया हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, उसने कहा है कि x1 x2 xn का फंक्शन होना चाहिए जिसमें कहीं भी पैरामीटर नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ तो पैरामीटर दिख रहा है म्यू और सिग्मा, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं है, तो ये एस्टिमेटर भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये जो है ये भी यहाँ सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्टैटिस्टिक नहीं हो सकता। यहाँ कहीं भी म्यू या सिग्मा स्क्वायर नहीं है, म्यू या सिग्मा स्क्वायर नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक है, ठीक है। आगे मैं ये वर्ड लिख देता हूं, एस्टिमेटर। सो एस्टिमेटर का क्या डेफिनेशन है, हाउ टू डिफाइन एस्टिमेटर, बोलो। Statistic used to estimate some unknown parameter is called estimate. हाँ, है ना। तो सिंपल एक हमारे पास क्या है, तो स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स, तो अभी के लिए चलो एक स्टैटिस्टिक used to estimate an unknown parameter, this is called estimator, ठीक है। एंड जैसे also observed value of estimator is called estimate, है ना, estimate of that parameter। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लो ऐसा है कि we take a random sample from mu sigma square, so we say x bar is an estimator of s square, sigma square is an estimator of sigma square, even अच्छा सॉरी यहाँ हो गया उल्टा, एस स्क्वायर इज एन एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। अब मैं कहीं ऐसा दे दूं कि मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है जहाँ x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 4 एंड सो ऑन, तो उसके बेस पे तुम्हारा x बार की वैल्यू आ गया मान लो अभी के लिए 1.5, या सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गया 4, तो ये क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है ना। सो दिस इज एस्टिमेट, मतलब ये वैल्यूज ऑब्जर्व, इसको स्मॉल लेटर जनरली हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे इसको। तो एक मिनट, ये सिग्मा स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर, ठीक है ना, ये देख लेना। तो एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, तो ये जनरली इसको हम ना स्मॉल एस स्क्वायर से डिनोट करेंगे। ये एक्स बार की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, एस स्क्वायर की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, तो ये एस्टिमेट होगा, जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। आगे देखो बुक में भी ऐसा रहता है, स्मॉल एक्स का बार लिखा होगा, तो स्मॉल एक्स बार मतलब वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, और कैपिटल एक्स बार है मतलब वो रैंडम वेरिएबल है, एस्टिमेटर है, ठीक है। तो एस्टिमेटर इज अ रैंडम वेरिएबल। हाँ, वहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, एस स्क्वायर कहाँ एस, हाँ मतलब एस स्क्वायर, एस मींस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ही ना। रुक जाओ, एक्स बार किसका लिखते हैं, म्यू का, और ये सिग्मा स्क्वायर का। हाँ जी, एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एक बार चेक कर लो। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन में आप एस लिखे थे, हाँ, एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अरे नहीं भाई, तुम्हें अभी यही समझ नहीं आया ठीक से। सिग्मा स्क्वायर कोई नंबर है, एस स्क्वायर एक रैंडम वेरिएबल है, कैसे इक्वल हो सकता है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। फिर से बोलो क्या कहना चाह रहे हो तुम। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है ना वेरिएंस के अंडर रूट। हाँ, एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस होगा ना, एस स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस, एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, तुम्हारा क्या डाउट है। मेरा डाउट यही है सर कि जो एस स्क्वायर है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, हाँ, तो वो इक्वल होगा वेरिएंस का, किसके वेरिएंस के। सर जैसे हम लोग जनरली फार्मूला यूज करते हैं ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, हाँ,
एस स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस 1। एस स्क्वायर का नाम क्या है? एस स्क्वायर का क्या नाम है? पॉपुलेशन मीन स्क्वायर। सब एलियन हो गया तुम लोग, सैंपल वेरिएंस। दूसरे ग्रह से आए हो हैं? पढ़ो यहाँ ढंग से, 2 मिनट पहले तो लिखा मैंने। ओके सर। एक तो तुम्हें दिक्कत क्या है तुम्हारा अर्षित ना, तुम्हें अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि सिग्मा स्क्वायर और एस स्क्वायर अलग अलग है। जब लिखाता हूं ठीक से पढ़ो ना, क्या है एस स्क्वायर का क्या नाम है? व्हाट इज नेम ऑफ एस स्क्वायर? सैंपल वेरिएंस। तो वेरिएंस नहीं बोलो, वेरिएंस बोलो गलत हो जाएगा। अगर एस स्क्वायर बोलेंगे तो सैंपल वेरिएंस है, नॉट वेरिएंस। वेरिएंस बोलेंगे तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। वो सिग्मा स्क्वायर इज अ फिक्स नंबर जो कि यहाँ पे अननोन है। म्यू इज अ फिक्स नंबर दैट इज अननोन। म्यू इज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन दैट वी डोंट नो। वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ म्यू, तो उसके लिए मैं एक्स बार की वैल्यू यूज करूंगा। एक्स बार कहाँ से आएगा? तो x1 x2 xn जो है वो पॉपुलेशन से सैंपल लिए जाएंगे, तो सैंपल की कुछ ऑब्जर्व वैल्यू जाएंगी, उसका मैं एवरेज निकालूंगा। तो एवरेज जो आएगा वो जाके म्यू को एस्टिमेट करेगा। म्यू इज अ फिक्स नंबर दैट इज अननोन, सिग्मा स्क्वायर इज अ फिक्स नंबर दैट इज अननोन। सो टू नो म्यू और सिग्मा स्क्वायर वी नीड दिस सैंपल। तो सैंपल इज अ डिफरेंट थिंग, पॉपुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। पॉपुलेशन एक रैंडम वेरिएबल है, उसी से हमने सैंपल कलेक्ट जरूर किया है, लेकिन सैंपल का जब मीन निकाल रहे हैं तो मेरे पास x1 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, xn की वैल्यू है। तो मेरे पास n नंबर्स है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आएंगे वो नंबर्स आएंगे, उसका मुझे एवरेज लूंगा तो सैंपल मीन होगा। पॉपुलेशन मीन है ex, तो ex के लिए मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, दैट इज द पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो ज्यादातर केस में अननोन होगा, उसी को मुझे एस्टिमेट करना, मतलब पैरामीटर्स अननोन होंगे। यहां लिखा तो मैंने एस क्या है, तुम्हारा ये क्यों डाउट हो रहा है? एस लिखा तो है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, एस स्क्वायर इज अ सैंपल वेरिएंस, एक्स बार इज अ सैंपल मीन, यही है ना? सर जैसे कि पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लिखे हैं, तो उसमें अंडर रूट मतलब एस होगा कि नहीं? नहीं भाई, एस ओके सर, हम समझ में आ गया। अरे कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मतलब आपकी बात यहां लिखा है ना सैंपल एस एस है और यहाँ सिग्मा है, ये दोनों सेम नहीं है, हमेशा इक्वल थोड़ी आएंगे। इसकी वैल्यू मुझे एस्टिमेट करनी है जो सैंपल से आएगी, और ये मेरे पास है जो कि पॉपुलेशन होगा जो कि अननोन है, यही मुझे एस्टिमेट करना है। वी वांट टू एस्टिमेट दीज क्वांटिटीज, सो इसके हेल्प से हम एस्टिमेट करेंगे। तो अभी हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी कर रहे हैं, यही बाद में जब एप्लीकेशन देखोगे सैम्पलिंग में या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपको आगे जो जॉब करते हैं लोग मल्टीनेशनल कंपनी में, यही सब चीज़ें वहाँ तो आती है ना, कि डेटा है, डेटा का एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं या कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं ना कौन चीज़ें रिलेटेड है, कौन रिलेटेड नहीं है, किसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आगे कंपनी डिसीजन लेती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या, मेरे पास n रैंडम वेरिएबल लिया जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है x के, और x का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा जिसके पैरामीटर्स अननोन होंगे, दैट वी विल बी एस्टिमेटिंग यूजिंग दिस। तो अभी तुम्हें थ्योरेटिकली चीजों को समझना है। एस स्क्वायर इसका डेफिनेशन ये है, और सिग्मा है उसका डेफिनेशन कुछ और, म्यू आप जानते हो ex होता है, तो ex x बार थोड़ी होगा, सिग्मा स्क्वायर है e ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो सिग्मा है रूट अंडर e ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है जी, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं अगले क्लास में इसको। तो अभी मैंने क्या डिफाइन किया है, सो अभी बेसिक चीजें हमने डिफाइन किया है। सो अभी हमने ये वाला पार्ट जस्ट डेफिनेशन लिखा मैंने यहाँ पे। सो मेनली कल हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, सो कल ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये मैं दिखा दिया ऑलरेडी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स यही थ्योरम था,
जो मैं लिखा था ना एक्स बार का क्या होगा मीन वेरिएंस, आगे मैं और डिस्कस करूंगा इसको नॉर्मल के लिए, और ये कल मैं डिस्कस करता हूँ इसको, है ना, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, एस स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो मेनली नॉर्मल केस में स्टडी करेंगे, फिर आगे देखेंगे, है ना। तो कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहीं स्टॉप करेंगे। अरे ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है, यहीं पे कल इसको कंटिन्यू करते हैं, स्टॉप करता हूँ अभी मैं। क्या करना है, एक केक ले आए आप? अच्छा ठीक है, चलो भाई, अभी तो नेट की क्लास का टाइम हो गया है। ओके।